हेलो बच्चों, आज हम लोग देखेंगे अपना नया टॉपिक, ठीक है, इसका नाम है एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव। क्या नाम है? एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव। ठीक है, एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव का मतलब आप समझ गए होंगे क्योंकि आपको मैंने डिफरेंशिएशन पढ़ा दिया है। ठीक, तो डेरिवेटिव का एप्लीकेशन की अगर मैं बात कर रहा हूँ, अगर मैं डेरिवेटिव के एप्लीकेशन की बात कर रहा हूँ, मतलब मैं dy बाई डी एक्स के एप्लीकेशन की बात कर रहा हूँ कि dy बाई डी एक्स कहाँ कहाँ पे यूज़ किया जाता है। ठीक है ना, मतलब कि इसकी मदद से हम क्या क्या चीज़ निकाल सकते हैं, प्राप्त कर सकते हैं। ठीक है बच्चों, तो इस वीडियो में आपको मैं मैराथन के थ्रू, ठीक है, आधा पार्ट इसका बताऊंगा। आधा का मतलब क्या हो गया, इसमें मैं इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग फंक्शन, ठीक है, और टेंजेंट एंड नॉर्मल वाला पोर्शन, ये दोनों आपका मैं आज क्लियर कर देता हूं। ठीक है, उसके बाद दूसरे वाले मैराथन में बचा हुआ आधा पार्ट्स, मैक्सिमम मिनिमम, ठीक है, और जो दूसरा वाला बचा होगा उसको मैं क्या कर दूंगा, क्लियर कर दूंगा, क्योंकि इसमें क्वेश्चन बहुत प्यारे प्यारे होते हैं। ठीक है बच्चों, तो आपको ये पूरा वीडियो देखना जरूरी है। ठीक है, तो चलिए चलते हैं, दिखाई दे रहा है आपको? चलिए चलते हैं, स्टार्ट करते हैं अपना टॉपिक जिसका नाम है एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव। ठीक, तो सबसे पहले इसमें नाम आता है इंक्रीजिंग एंड डिक्रीजिंग फंक्शन। क्या नाम आता है? इंक्रीजिंग एंड डिक्रीजिंग फंक्शन। भैया जैसा नाम है इसका, ठीक है, वैसा ही ये दिखने में भी लगेगा। ठीक, बिल्कुल भी बदतमीज नहीं होता है, ये बहुत ही प्यारा फंक्शन होता है। ठीक है, तो चलिए देखते हैं इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग फंक्शन का मतलब क्या होता है। अगर मैं ग्राफ की मदद से जानना चाहूँ, ठीक, तो ग्राफ की मदद से भी जान सकता हूँ, और अगर विदाउट ग्राफ की मदद से जानना चाहूँ तो विदाउट ग्राफ की मदद से भी जान सकता हूँ। तो इसके लिए मैं आपके लिए आपके पास एक लाया हूँ, क्या, चार्ट टाइप का। अगर मैं चार्ट के थ्रू आपको समझाऊंगा तो बहुत अच्छे तरीके से आपको चीज़ें क्लियर आउट हो जाएंगे। ठीक है, तो इसको मैं दो तरीके से बताता हूं आपको। एक नाम होता है स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग फंक्शन, ठीक है, शॉर्ट में लिखता हूं स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग फंक्शन। ठीक है भैया, और इंक्रीजिंग फंक्शन और डिक्रीजिंग फंक्शन। ठीक है ना, स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग फंक्शन, स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग फंक्शन और इंक्रीजिंग फंक्शन और डिक्रीजिंग फंक्शन। आपको ये दिख रहा होगा? ठीक, सर थोड़ा साफ साफ लिख दिया करो। ठीक है भाई, लिख दिए रहा हूं। ठीक है, तो चार टाइप की चीजें आपको दिखेंगी। ठीक, पहला चीज क्या हुआ कि अगर मैं आपको उस तरीके से समझाना चाहूं कि आप ग्राफ की मदद से कैसे जानोगे, तो सबसे पहली चीज, कोई फंक्शन इंक्रीजिंग कब होगा? इंक्रीजिंग, ठीक है, अगर मैं इंक्रीजिंग की बात करूं तो कोई फंक्शन इंक्रीजिंग कब होगा? जब मैं कहूं x1 ग्रेटर देन x2, सॉरी x1 लेस देन x2। ठीक है, मतलब x कोई वैल्यू है, ठीक है, जिसमें x1 छोटा है x2 से। ठीक है, तो इट्स इंप्लाइज कब ये इंक्रीजिंग होगा? जब fx1, ठीक है, ग्रेटर देन होगा fx2 से। ठीक है ना, जब fx1 क्या हो? लेस देन हो fx2 के। ठीक है, तो हम क्या बोलते हैं? इसको इंक्रीजिंग फंक्शन बोलते हैं। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा बताओ? जब मैं क्या कह रहा हूं कि x1 लेस देन x2 हो, ठीक है, और fx1 लेस देन fx2 हो, तो हम इसके बोलेंगे कि ये क्या होता है? इंक्रीजिंग फंक्शन। या मैं बोलूं fx1 लेस देन इक्वल टू fx2, तो इसको बोलते हैं स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग फंक्शन। ठीक है, सिर्फ बोलते हैं SIF, स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग फंक्शन। अब अगर इसको हमको ग्राफ की मदद से दोनों समझना हो, क्या, स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग फंक्शन और इंक्रीजिंग फंक्शन, तो देखिए कैसे समझ में आएगा ये। जैसे मान लो मैं ग्राफ बनाऊं, ठीक, ये आपका x है और ये आपका y, ठीक है ना, तो मैं आपसे कह रहा हूं भैया कि ये आपका ग्राफ है और मान लो ये आपका ग्राफ है, ऐसे। ठीक है, मैं यहाँ पे दो वैल्यू ले रहा हूँ। मान लो ये आपका x1 हो गया, ये आपका x1 है और ये आपका x2। दिख रहा है क्या? दिख रहा है आपको? दिख रहा है? हाँ जी, ठीक है, ये आपका x1 है और ये आपका क्या है? x2 है। ठीक है, तो यहाँ पे x1 क्या है? आपको दिख रहा होगा कि नंबर x एक्सिस के ऊपर x1 आपका क्या होगा? x2 से छोटा।
लेकिन अगर मैं इसके करस्पॉन्डिंग y की वैल्यू देखूं, y की वैल्यू, तो ये होगा आपका fx1 और ये होगा आपका fx2। तो यहाँ पे आपको दिख रहा होगा कि fx1 भी क्या होगा, fx2 से छोटा है। देखो ये वाली y की वैल्यू छोटी है इस वाले y की वैल्यू से, मतलब fx1 छोटा है fx2 से, ठीक। तो हम इसको बोलते हैं क्या, इंक्रीजिंग, सॉरी स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग इसको बोलेंगे, सॉरी ये वाला होता है स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग फंक्शन, स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग फंक्शन। क्यों ऐसा बोल रहे हैं, क्योंकि भैया ऐसे टाइम पे क्या होता है, स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग का मतलब होता है कि वो हमेशा इंक्रीजिंग होगा। ये हमेशा फंक्शन क्या है आपका, इंक्रीजिंग फंक्शन है, इसलिए हम इसको बोलते हैं स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग फंक्शन, ठीक। अगर कहीं पे कहीं किसी ग्राफ में आपका फिगर ऐसे दिखेगा, मान लो ऐसे, ठीक है, दिख रहा है ये, ठीक। किसी ग्राफ में आपको फिगर इस तरीके का दिखाई देगा, तो आप देख पा रहे होंगे कि अगर मैं कुछ वैल्यू के लिए ऐसे ले लूं, देखो यहाँ पे x1 और x2 है, यहाँ पे आपको दिख रहा होगा कि x1 लेस देन x2 अभी भी है, ठीक है, x1 लेस देन x2 अभी भी है। लेकिन अगर मैं fx1 और fx2 देखूं तो दोनों एक ही पोजीशन पर हैं, fx1 और fx2 एक ही पोजीशन पर हैं। तो इन दोनों कंडीशन में ये क्या होगा, बराबर वाला होगा। कौन सा वाला होगा, बराबर। तो इसको हम केवल क्या बोलते हैं, इंक्रीजिंग, ठीक है। मतलब केवल इंक्रीजिंग का मतलब हो गया कि कहीं कुछ कंडीशन पे क्या होगा, ये बराबर भी होगा, ठीक। अगर इधर वाली वैल्यू लेंगे तो यहां तो आपको स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग दिखाई देगा, लेकिन यहां पे इस वाले पोर्शन में अगर मैं इस इंटरवल की बात करूं x1 के से x2 के बीच में, तो आपको दिख रहा होगा कि जो आपका फंक्शन है वो क्या है, केवल इंक्रीजिंग है, स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग नहीं है। स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग का मतलब क्या हुआ कि फंक्शन हमेशा क्या हो, हमेशा इंक्रीजिंग वाले स्टेज में हो, हमेशा बढ़ रहा हो, ठीक है। तो आपको क्या लेके चलना था, fx1 लेस देन fx2, ठीक है, या fx1 लेस देन इक्वल टू fx2। समझ में आया, ठीक है। ये तो हो गया आपका इंक्रीजिंग फंक्शन, ठीक। अगर मैं डिक्रीजिंग की बात करूं, आपको दोनों समझ में आ गया होगा। स्ट्रिक्टली का मतलब आपको समझ में आ गया, स्ट्रिक्टली का मतलब भैया जो हमेशा स्ट्रिक्ट रहे, ठीक है ना, ठीक है, वो केवल और केवल इंक्रीजिंग हो, इसीलिए उसको हम स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग का नाम दे रहे हैं, ठीक है। समझ में आ रहा है, ठीक। दूसरा आपका कंडीशन क्या है, दूसरा आपका स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग फंक्शन और डिक्रीजिंग फंक्शन। तो आपको कुछ समझ में आ गया होगा कि भैया कि कोई फंक्शन स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग फंक्शन होगा, ठीक है, सॉरी स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग फंक्शन होगा, थोड़ा बड़ा लिखें, स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग फंक्शन होगा, ठीक है। कब स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग कब होगा, जब x1 लेस देन x2 हो, ठीक, और क्या हो, fx1 ग्रेटर देन हो जाए fx2 के, ठीक है ना। तो इसको हम बोलते हैं स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग फंक्शन। क्या हो जाए भैया, x1 हो जाए लेस देन x2 के, ठीक है, और fx1 क्या हो जाए, ग्रेटर देन हो जाए fx2 के, उसके करस्पॉन्डिंग y की वैल्यू बड़ी हो जाए, ठीक। तो ये होता है स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग। और केवल डिक्रीजिंग फंक्शन की बात की जाए तो हम बोलेंगे कि fx1 ग्रेटर देन इक्वल टू fx2। फिर वही मैं ग्राफ की अगर बात करूंगा, ठीक है, तो दो तरीके से यहां ग्राफ की बात होगी भैया, ठीक। एक तो हो सकता हो ऐसे, ठीक, और एक कंडीशन में आपका ऐसे, ठीक है ना। तो यहां पे आपको क्या दिखेगा, यहां पे अगर मैं लूंगा, ठीक, दो करस्पॉन्डिंग वैल्यू ले लो, ये आपका x1 है, ये आपका x2, दिख रहा है कि x1 लेस देन x2 है, इसके करस्पॉन्डिंग y की वैल्यू यहां पे दिख रही है आपको fx1, ठीक, और इसके करस्पॉन्डिंग अगर आप y की वैल्यू देखोगे तो ये हो जाएगा fx2। मतलब आपको दिख रहा होगा कि fx2 क्या है, छोटा है, fx2 छोटा है fx1 से। तो इस कंडीशन में आपका ये फंक्शन डिक्रीजिंग होगा, क्या होगा, डिक्रीजिंग होगा। और अगर मैं यहाँ की बात करूँ तो ये भी डिक्रीजिंग दिख रहा है आपको, लेकिन अगर मैं x1 से लेकर के x2 की बात करूँगा तो ये x1 और x2 तो अलग अलग है, बट इसके करस्पॉन्डिंग fx की वैल्यू क्या है भैया, सेम है, ठीक है ना। तो यहाँ पे fx1 इस वाले कंडीशन में fx1 जो है और fx2 जो है वो बराबर है, इसलिए इस वाले कंडीशन में हम क्या बोलेंगे भाई साहब, इस वाले कंडीशन में हम कहेंगे कि हमारा जो फंक्शन है, ठीक है, हमारा जो फंक्शन है वो कैसा है, डिक्रीजिंग है। कैसा है, डिक्रीजिंग। तो इसके लिए हो जाएगा आपका स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग, ठीक है, इसके लिए हो गया स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग, और ये हो गया आपका डिक्रीजिंग फंक्शन। समझ में आया आपके, समझ में आ रहा है, ठीक है। तो ये आपका हो गया
ठीक। अच्छा आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं। ये तो भैया हो गया समझने के लिए, ठीक। लेकिन मैं आपको बिल्कुल भी इसके लिए इसको इनके क्वेश्चंस को लगाने के लिए नहीं कहूँगा कि आप इस वाले मेथड से लगाओ, ठीक है। मैं आपसे कहूँगा कि आप एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव के तरीके से लगाओ, क्योंकि आप जब चैप्टर एप्लीकेशन पढ़ रहे हो तो क्यों आप इस तरीके का यूज करोगे, ठीक है। आपको किसका यूज करना चाहिए, आपको यूज करना चाहिए डेरिवेटिव का। कैसे कैसे जरा देखना। अगर मैं आपसे कहूँ कि डेरिवेटिव से कैसे इसको सॉल्व किया जाएगा, ठीक, तो आपको बहुत ही उम्दे तरीके से समझना चाहिए कि सर कैसे किया जाएगा, आप ही बताइए इसको, ठीक है। तो मैं क्या कहता हूँ, ठीक, यफ आपका फंक्शन कोई स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग कब होगा, ठीक, और फंक्शन स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग कब होगा, इसके बारे में हम डेरिवेटिव की मदद से अगर समझना चाहें, ठीक, तो आपको मैं बता दिए देता हूँ कि अगर इफ एफ डैश एक्स जो है वो लेस देन 0 है, क्या है, अगर डेरिवेटिव किसी भी फंक्शन का डेरिवेटिव लेस देन 0 है, कहाँ पे, किसी रेंज के अंदर। अगर मैं कहूँ आपसे a, b ले लूँ या कुछ भी ले लेता हूँ, ठीक, x1, x2 ले लेता हूँ भैया, x1, x2 के बीच में अगर कोई फंक्शन आपका डेरिवेटिव उसका लेस देन 0 है तो हम बोलेंगे वो स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग है। और इफ एफ डैश एक्स ग्रेटर देन 0 होगा तो हम बोलेंगे कि ये फंक्शन इसके बीच में क्या होगा, स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग होगा। जरा देखना आप ध्यान से। अगर मैं दोनों ग्राफ की बात करूं, एक ग्राफ आपका ये वाला था और एक ग्राफ आपका इंक्रीजिंग वाला था, ठीक है। अगर मैं दोनों ग्राफ की बात करूं तो जरा देखिएगा, ये आपका था इंक्रीजिंग वाला ग्राफ और ये आपका था डिक्रीजिंग वाला। अगर मैं आपसे कहूं कि जरा स्लोप निकालिए, क्या कहूं, जरा स्लोप निकाल के दिखाइए, ठीक है, तो आप कहोगे बहुत ही उम्दा काम सर, हम स्लोप बहुत आराम से निकाल लेंगे। जरा आप स्लोप निकाल के दिखाइए। अगर मैं यहाँ के स्लोप की बात करूँ भैया, अगर मैं कहूँ यहाँ से लेकर के यहाँ के बीच में, जरा पता करिए फंक्शन के बारे में, तो आपको दिख रहा है x1 लेस देन x2 है, ठीक। फंक्शन के हिसाब से भी पता चल जाएगा, लेकिन बिना ग्राफ के अगर आपको बताना हो भाई साहब, तो सबसे आसान तरीका इसके बीच में अगर आप कहीं पे भी स्लोप निकाल रहे हो, स्लोप निकालने का मतलब टेंजेंट ड्रा कर दो, ठीक है, एक टच होकर के जाने वाली लाइन। अगर आप इसका एंगल एक्स एक्सिस के साथ निकालोगे भैया, इसी को तो dy बाई dx बोलते हैं, ठीक, इसी को तो f डैश x बोलते हैं, ठीक है, इसी को तो y डैश बोलते हैं। ये सब डेरिवेटिव का सिंबल है कि नहीं, है ना। तो आपको सबसे आसान काम क्या करना है, इसका एक बार क्या कर देना है, डेरिवेटिव निकाल देना है, मतलब dy बाई dx, ठीक। dy बाई dx निकाला आपने, ये आपका 90 से ज़्यादा है, मतलब 90 से ज़्यादा भैया dy बाई dx जो होता था वो आपको याद दिला दिया जाए, 11th में भी आपने पढ़ा होगा स्ट्रेट लाइन वाले चैप्टर में, dy बाई dx बराबर होता है tan थीटा, ठीक है। तो tan थीटा की वैल्यू 90 से बड़ा होने पर कैसे हो जाएगी, निगेटिव। तो अगर ये निगेटिव आ गया, कैसा आ गया, निगेटिव, मतलब ये फंक्शन कैसा है, डिक्रीजिंग। और अगर ये इंक्रीजिंग होगा भाई साहब, और अगर यहाँ पे मैं स्लोप निकालूं तो आपको दिख रहा होगा कि ये 90 से कम है, क्या है, 90 से कम, ठीक। तो अगर ये 90 से कम है भाई साहब, यहाँ पे आपका कैसा आएगा, यहाँ पे थीटा जो आएगा 90 से ज़्यादा, ठीक है, और यहाँ पे आपका थीटा कैसा आएगा, 90 से कम। तो यहाँ पे स्लोप आपका कैसा आएगा, पॉजिटिव, कैसा आएगा, पॉजिटिव। स्लोप का मतलब क्या पॉजिटिव आएगा, dy बाई dx, मतलब मैं कह सकता हूँ कि इंक्रीजिंग वाले में dy बाई dx कैसा आता है, पॉजिटिव, और डिक्रीजिंग वाले में dy बाई dx कैसा आता है भाई साहब, निगेटिव। क्यों, क्योंकि भैया tan थीटा की वैल्यू के ऊपर डिपेंड करेगा, और tan थीटा आपको पता है कि 90 से कम होगा अगर तो पॉजिटिव, और 90 से ज़्यादा हो गया तो निगेटिव। सर ये वाला तरीका बहुत अच्छा लगा, बहुत आसानी से समझ में आ गया, क्लियर कट हुआ आपको। मतलब आपको जब भी क्वेश्चन करना होगा इंक्रीजिंग फंक्शन है या डिक्रीजिंग फंक्शन है, या आपको बताना होगा कि किस इंटरवल में इंक्रीजिंग है डिक्रीजिंग है, तो सबसे आसान तरीका क्या है, उसका डेरिवेटिव निकालो। तो चलिए क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं और कुछ क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करते हैं, तब हमको क्वेश्चन क्या होगा, तब हमको थोड़ा समझ में आएगा, ठीक। अच्छा, बिल्कुल परेशान होने की जरूरत नहीं है, ठीक है। अगर आप आराम से क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे तो बहुत आसानी से आपका क्वेश्चन क्या होगा, सॉल्व हो जाएगा। जरा देखते हैं, ठीक है ना, जरा देखते हैं। हेलो बच्चों, तो ये देखते हैं, ठीक है, ये आपका क्वेश्चन था, ठीक है ना।
क्वेश्चन नोट किया जा रहा था, और जिससे वीडियो लंबा ना हो बहुत ज़्यादा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 1 है दिया फाइंड इंटरवल एफ एक्स बराबर 10 माइनस 6x माइनस 2x स्क्वायर आर डिक्रीजिंग एंड इंक्रीजिंग, मतलब किस इंटरवल के बीच में, ठीक है, x की किस किस वैल्यू के लिए ये इंक्रीजिंग होगा और डिक्रीजिंग होगा। तो भैया अभी अभी आपने देखा है क्या निकाल लेना है हमको, एफ डैश एक्स निकाल लेना है। तो इसका आपको पता है, इसका डिफ्रेंसिएशन आप करोगे तो 10 का डिफ्रेंसिएशन तो भैया 0 होने वाला है, माइनस 6x का 6 और इसका हो जाएगा माइनस 4x। मतलब हमको चेक करना है कि माइनस 6 और माइनस 4x ग्रेटर देन 0 के लिए क्या वैल्यू x की आती है, और माइनस 6x माइनस 4x लेस देन 0 के लिए क्या वैल्यू निकल के आती है। उसी पे हमारा फंक्शन क्या होगा, इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग होगा। तो यहाँ के लिए तो इंक्रीजिंग हो गया, तो इसके लिए हम चेक करेंगे तो 6 + 4x लेस देन 0, भैया माइनस का मल्टीप्लाई करते हैं तो इनइक्वालिटी का साइन क्या होता है, उलट जाता है। तो यहाँ से आपका आ जाएगा 4x लेस देन -6, तो x बराबर हो जाएगा -3/2, मतलब -3/2 से छोटी वैल्यू के लिए। इसका मतलब हो गया -∞ से लेके -3/2, ये आपका आंसर हो जाएगा। ठीक, मतलब इस वैल्यू के लिए आपका फंक्शन क्या होगा, इंक्रीजिंग फंक्शन होगा। ठीक है, अगर मैं यहाँ के लिए चेक करूँ तो ये आपका हो जाएगा भाई साहब +4x, उल्टा हो गया 0, 4x ग्रेटर देन -6 और x ग्रेटर देन -3/2, मतलब -3/2 से बड़ा, मतलब हम क्या कह सकते हैं, -3/2 से लेके इन्फिनाइट, -3/2 से इन्फिनाइट के लिए ये फंक्शन कैसा होगा, डिक्रीजिंग। ध्यान देना भैया, इसको देख के नहीं बोलना है इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग, इसको देख के बोलना है जहाँ से आपने क्वेश्चन को स्टार्ट किया है। ठीक है, वरना दुर्घटना हो जाएगी, और दुर्घटना से देर भली है, पता है आपको ना। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 2, बहुत ही आसान क्वेश्चन इसके आते हैं। थोड़ा सा हमको लॉजिक लगाना पड़ता है और क्वेश्चंस को बहुत ध्यान से बारीकी से करना होता है। अगर आप थोड़ी सी भी जल्दीबाजी करोगे ना तो आपका क्वेश्चन क्या होने वाला है, गलत होने वाला है। ठीक है, तो बहुत ही आराम से समझते हुए चलिए। क्वेश्चन नंबर 2 है, कह रहा है भैया शो करो कि fx बराबर e⁻x जो होगा वो r में, r मतलब सभी रियल नंबर के लिए कैसा होगा, एक इंक्रीजिंग फंक्शन होगा। मतलब आपको ये पता करना है कि f डैश एक्स जो होगा वो हमेशा ग्रेटर देन 0 होगा x की सभी वैल्यू के लिए। ठीक है, ठीक, हालांकि यहाँ पे हम रियल वैल्यूड फंक्शन ही पढ़ रहे हैं तो रियल नंबर की ही बात करेंगे, लेकिन मैं समझा दिए देता हूँ आपको। क्या, इसका f डैश एक्स निकालोगे, आपको पता है e⁻x का डिफरेंशिएशन e⁻x ही होता है। और आपको मैं याद दिलवा दूं कि e⁻x हमेशा एक इंक्रीजिंग फंक्शन होता है। क्यों, क्योंकि अगर आप x की जगह पे कोई भी रियल नंबर रखोगे और e की वैल्यू जो होती है वो 2 से 3 के बीच में होती है, मतलब एक नंबर होता है पॉजिटिव नंबर। ठीक, तो किसी पॉजिटिव नंबर के ऊपर आप निगेटिव साइन लगा दो, पॉजिटिव साइन लगा दो, वो हमेशा पॉजिटिव ही आने वाला है। क्यों भैया, अगर निगेटिव साइन लगा दोगे तो नीचे आ जाएगा, 1 में आ जाएगा, तो डिवाइड होके छोटी सी वैल्यू आएगी, लेकिन निगेटिव तो नहीं आएगा। ठीक है, मतलब ये ऑलवेज पॉजिटिव, e⁻x इज ऑलवेज पॉजिटिव फॉर ऑल x इज एलिमेंट ऑफ रियल नंबर, मतलब सभी रियल नंबर के लिए x जो होगा आपका, ठीक है, सॉरी, सभी x की वैल्यू के लिए, सभी रियल नंबर के लिए e⁻x क्या होगा, पॉजिटिव होगा। ठीक है, आगे बढ़े बच्चा लोग, क्यों, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। यहीं पे आपको एकदम प्यारा क्वेश्चन हम लोग लगाते हैं, ठीक है ना, और बहुत अच्छे तरीके से समझने की कोशिश करते हैं कि कैसे क्वेश्चन आपका लगता है। थोड़ा सा सफर करिएगा बच्चों, लाइट चली गई है, ठीक है, लेकिन कोई नहीं, बहुत अच्छे से दिख रहा है। हम लोग आगे बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 3 देखिएगा। क्वेश्चन नंबर 3 में है सो fx बराबर log sin x, ठीक है, इज इंक्रीजिंग इन 0 से π/2 एंड डिक्रीजिंग इन π/2 से π। मतलब कह रहा है कि ये जो फंक्शन होगा, ठीक, वो 0 से π/2 में इंक्रीजिंग होगा और π/2 से π में डिक्रीजिंग होगा। तो चलिए देखते हैं। पहली बात तो भैया f डैश x निकाल के देख लेते हैं कि इसका f डैश x आएगा क्या, उसके बाद कहानी वैसे ही समझ में आ जाने वाली है। f डैश x, इसका डिफरेंशिएशन आपको पता है, log x का डिफरेंशिएशन 1/x, ठीक है, ये x था नहीं, कुछ और था, तो इसका फिर से डिफरेंशिएशन करेंगे तो क्या आ जाएगा, cos x, cos बटे साइन क्या होता है, cot x। अब अगर भैया आपने क्लास 10th पढ़ा हुआ है, ठीक, तो आपको मैं याद दिलवा देता हूँ। क्या, ये आपका क्वाड्रेंट वाला हीरो होंडा प्रोसेस।
भैया पहले वाले क्वाड्रेंट में सब क्या होता है, पॉजिटिव। आपसे बोला है 0 से π/2 में इंक्रीजिंग होगा। देखिए इसका f डैश x जो आया है वो cot x आया है, ठीक। अब ये बताइए cot x की वैल्यू 0 से π/2 में कैसी होगी, पॉजिटिव होगी ना सर। क्यों, 0 से π/2 में सारे ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो की वैल्यू क्या होती है, पॉजिटिव होती है, तो ये भी क्या होगा, पॉजिटिव होगा। मतलब ये ग्रेटर देन 0 होगा किसमें, 0 से π/2 में। तो 0 से π/2 में, 0 से π/2 में cot x ग्रेटर देन 0, तो ये कैसा फंक्शन हो जाएगा आपका, इंक्रीजिंग। लेकिन अगर मैं पाई से π/2 में बात करूं तो as इसमें साइन और कॉसेक की वैल्यू पॉजिटिव होती है, ध्यान देना है। कॉसेक की वैल्यू और साइन की वैल्यू पॉजिटिव होती है। ये क्या है भैया, ये क्या है, कॉट है, मतलब ये कैसा होगा, निगेटिव, ठीक। तो π/2 से पाई में अगर ये निगेटिव है तो ये कैसा होगा, डिक्रीजिंग फंक्शन। समझ में आया, थोड़ा सा लॉजिक लगा है, आपका प्रदर्शन कैसा हो जाएगा, उम्दा प्रदर्शन हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पे। देख रहे हो ना कितने आसानी से लग रहा है, थोड़ा सा लॉजिक, ठीक, और क्वेश्चन आपके कदमों में, ठीक है। क्वेश्चन क्या, दुनिया को कदमों में कर लेना आप, ठीक है। क्वेश्चन लगा लगा के कहता ना भैया क्वेश्चन तो हम लगाएंगा ही, कोई हमको रोक नहीं पाएगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन बहुत ही प्यारा क्वेश्चन है, ध्यान से देखिएगा। ये शायद एनसीईआरटी का क्वेश्चन है, मुझे याद नहीं आ रहा है। हाँ शायद एनसीईआरटी का ही होगा। ये कह रहा है कि fx बराबर cos 2x प्लस π/4। कह रहा है ये जो होगा वो इंक्रीजिंग होगा या डिक्रीजिंग होगा, किसके किसके बीच में, 3π/8 और 7π/8 के बीच में। कह रहा है भैया कि ये यक्स के इंटरवल 3π/8 से 7π/8 के इंटरवल में ये फंक्शन जो आपका होगा, एक मिनट थोड़ा सा इधर करता हूँ, 3π/8 और 7π/8 के बीच में जो ये फंक्शन आपका होगा, ठीक, ये क्या होगा, इंक्रीजिंग होगा या डिक्रीजिंग होगा। तो सबसे पहला काम तो हम क्या करेंगे, इसका डिफरेंशिएशन। तो cos का डिफरेंशिएशन माइनस साइन x होता है, तो 2x प्लस π/4। अब आपको चेन मेथड पता है कि इसका डिफरेंशिएशन फिर करना पड़ेगा, तो इसका डिफरेंशिएशन क्या हो जाएगा, 2x का 2, तो 2 आ गया -2 साइन फलाना। आया कि नहीं आया। तो अगर आप इसके बारे में पता लगा लो ना, क्योंकि इसी के ऊपर डिपेंड करेगा कि आपका जो इसका डेरिवेटिव है वो पॉजिटिव होगा या निगेटिव होगा, ठीक। तो अगर मैं साइन के एंगल के सामने आगे वाले की वैल्यू के बारे में पता लगा लूं, ठीक है, मतलब उसके एंगल के बारे में पता लगा लूं कि वो पॉजिटिव होगा या निगेटिव, किसके किसके बीच में, इस इंटरवल के बीच में, तो हमारा काम हो जाने वाला है। तो हम देखते हैं जरा, x की वैल्यू किसके किसके बीच में पता लगानी है, 3π/8 और 7π/8। लेकिन यहाँ पे यक्स ना होकर के ये कहानी है, तो चलो बनाते हैं, खेलते हैं कुछ। पहले 2 का मल्टीप्लाई करते हैं, तो 2 का मल्टीप्लाई करोगे तो ये हो जाएगा 3π/4 और ये हो जाएगा 2x होगा, और ये हो जाएगा 7π/4 होगा कि नहीं होगा, होगा, ठीक। अब यहाँ पे π/4 ऐड किया है, तो π/4 दोनों साइड ऐड कर देते हैं, तो 3π/पोल प्लस π/पोल लेस देन 2x, 7π/4 प्लस π/4, ठीक है। यहाँ ऐड करोगे 4π/4 हो जाएगा, मतलब कट के पाई बन गया। ओ सॉरी, यहाँ पे भी ऐड करना था, 2x प्लस π/4, ठीक है। तो 2x प्लस π/4 लेस देन ये हो जाएगा आपका 7 और 8π/4 मतलब 2π। इसका मतलब ये हो गया, जो साइन के आगे एंगल लिखा है ना भैया, जो साइन के आगे एंगल लिखा है ना बड़े भैया, ठीक है, वो आपका किसके किसके बीच में है, पाई और 2π के बीच में है। तो अगर ये पाई और 2π के बीच का एंगल है भाई साहब, तो सबसे अच्छी बात क्या है, आपको फिर से उसी के पास जाना पड़ेगा भैया। ये बताओ, पाई से 2π मतलब यहां से लेकर के यहां तक हुआ, और आपको पता होगा कि साइन की वैल्यू केवल फर्स्ट क्वाड्रेंट में और सेकंड क्वाड्रेंट में कैसी होती है, पॉजिटिव होती है, ठीक। और पाई से 2π के बीच में इसकी वैल्यू कैसी होगी, निगेटिव। और अगर मैं कह दूं आपसे कि साइन फलाने की वैल्यू यहां से लेके यहां तक निगेटिव होगी, तो f डैश x की वैल्यू कैसी होगी, निगेटिव ना, नहीं, क्यों, क्योंकि इसके आगे पहले से माइनस लगा हुआ है। जब ये निगेटिव होगा तब ये पॉजिटिव होगा, मतलब कि जब ये एंगल 2x प्लस π/4 होगा तो इसकी वैल्यू पाई से 2π के बीच में होगी, और पाई से 2π के बीच में इस पूरे की वैल्यू इतने की
वैल्यू निगेटिव होने वाली है। तो अगर ये निगेटिव होने वाला है तो उसके आगे भी निगेटिव है, मतलब मिला के क्या बन जाएगा, पॉजिटिव। मतलब आप बोलोगे कि भैया 3π/8 से 7π/8 के बीच में जो cos 2x + π/4 फंक्शन होगा वो कैसा होगा, इंक्रीजिंग फंक्शन होगा, क्योंकि इसकी ओवरऑल वैल्यू क्या आ रही है, पॉजिटिव आ रही है। समझ में आया, समझ में आया। व्हाट ए क्वेश्चन, मजा आ गया सर, मजा आ गया। ठीक है, ठीक है। तो चलिए देखते हैं आगे। ये आपका कुछ अच्छा क्वेश्चन मैं लगवा दिया। ठीक, आगे हम लोग देखते हैं नॉर्मल, टेंजेंट एंड नॉर्मल। ठीक, तो टेंजेंट और नॉर्मल के बारे में आपको बहुत सारी चीजें पहले से पता होंगी। ठीक, तो आप नहीं बताओगे सर? नहीं, मैं सब बताऊंगा बच्चों, परेशान मत होइएगा, मैं सब बताऊंगा। ठीक है, 1 मिनट रुकिएगा जरा। हाँ जी बच्चों, चलिए आगे देखते हैं। ये मैंने क्वेश्चन लिख लिया है थोड़ा सा, टेंजेंट और नॉर्मल से रिलेटेड। आप कहोगे सर इतना जल्दी क्यों, जिससे आपका टाइम जो है इसमें बच जाए। ठीक है, तो टेंजेंट और नॉर्मल की अगर मैं बात करूं आपसे, किसकी, टेंजेंट एंड नॉर्मल की। ठीक, तो आपको बता दिए देता हूं, टेंजेंट और नॉर्मल का इक्वेशन भी लिखना मैं आपको समझा दे रहा हूं। और टेंजेंट नॉर्मल होता क्या है, टेंजेंट का मतलब होता है किसी भी कर्व के ऊपर, ठीक है, किसी एक पॉइंट पे टच करके जाने वाली लाइन। ठीक है, तो टेंजेंट का मतलब एक तरीके से आप ये भी समझ सकते हो कि dy/dx। ठीक है ना, टेंजेंट का मतलब होता है dy/dx, किसी भी स्लोप का, किसी भी कर्व का। ठीक है, अगर हमको स्लोप निकालना होता है तो हम क्या निकालते हैं, dy/dx। ठीक, तो अगर मैं किसी कर्व की बात करूं, जैसे मैं ऐसे कर्व ले लिया एक, ठीक, तो इसका जो टेंजेंट होगा ना, जैसे मान लो मुझे इसका स्लोप निकालना है, तो मुझे किसी भी पॉइंट पे पूछ सकता हूँ, इस पे, तो सब पे क्या आएगा, स्लोप इसका अलग अलग आएगा। ठीक है, ठीक, हर पॉइंट पे किसी भी कर्व का जो स्लोप आता है वो अलग अलग आता है, लेकिन एक फंडामेंटल इसकी वैल्यू होती है, मतलब एक जनरल इसकी वैल्यू होती है, जिसको हम क्या बोल देते हैं। जैसे मान लो अगर मैं इसको बोलूँ x, y, इस पॉइंट को, तो मैं स्लोप की बात कर दूंगा तो वो बोलूंगा dy/dx। मतलब जो स्लोप होगा तुम्हारा या टेंजेंट होगा, ठीक है, उसका स्लोप, ये टेंजेंट हो गया और उसका स्लोप हो गया dy/dx। तो अगर आपको टेंजेंट का इक्वेशन लिखने को बोलेगा, क्या बोलेगा कि भैया इस टेंजेंट का इक्वेशन लिखो, क्या लिखो, इक्वेशन। तो आपको पता है कि अगर आपको किसी लाइन का स्लोप पता हो, ठीक है, और जिस पॉइंट से वो पास होके जा रही है उसके बारे में जानकारी पता हो, ठीक है, या कहीं से भी आप स्लोप पता कर पाओ, ठीक, तो उसका सबसे आसान सा इक्वेशन होता है y-y1 = m(x-x1)। ठीक है, किसी भी लाइन का अगर इक्वेशन लिखना है जो किसी एक पॉइंट से पास हो रही हो और उसका क्या दिया हो, स्लोप दिया हो, तो सबसे आसान तरीका y-y1 = mx-x1। ठीक है ना, तो यहां से आपको दिख रहा होगा कि कितने आसान तरीके से ये आपका निकल जा रहा है। ठीक, तो यहाँ पे बस कुछ किया नहीं गया, यम को हटा करके एक नया नाम दे दिया गया, नया रूप दे दिया गया, क्या, dy/dx, और कहाँ पे, उस पॉइंट x, y पे, या मैं ऐसे कहूँ x, y ना कहूँ, यहाँ पे x1, y1 पे, और ये हो गया आपका x-x1। ये आपका इक्वेशन होता है किसका, टेंजेंट का। किसी भी कर्व के टेंजेंट का अगर इक्वेशन लिखना हो तो क्या हो जाएगा, y-y1 dy/dx, किस पॉइंट पे, उस पॉइंट पे जिस पर हमको स्लोप निकालना है, ठीक, और x-x1। ठीक, तो ये तो हो गया आपका टेंजेंट का। अगर मैं नॉर्मल की बात करूं तो यहीं पे भैया नॉर्मल जो होता है इसी के परपेंडिकुलर होता है, किसके, टेंजेंट के परपेंडिकुलर, मतलब 90 डिग्री का एंगल बनाते हुए। ठीक, तो अगर मैं कह रहा हूं आपसे कि टेंजेंट के स्लोप को अगर मैं m1 ले लेता हूं, क्या लेता हूं, m1, ठीक, और नॉर्मल के स्लोप को मैं ले लेता हूं m2, तो आपको पता होगा कि जब दो लाइन परपेंडिकुलर होती है तो उसके स्लोप के बीच का रिलेशन होता है m1 × m2 = -1। ठीक है, ये क्लास 11th में आपने देखा होगा। ठीक, तो अगर मैं m1 बोल रहा हूं, किसका स्लोप, टेंजेंट का स्लोप, और ये हो गया m2 नॉर्मल का स्लोप, तो नॉर्मल का स्लोप यहां से निकल के आता है -1/dy/dx। समझ में आया कि नहीं आया, समझ में आया कि नहीं आया बच्चों। m2 बराबर आपका आ जाएगा -1/dy/dx। समझ में आया। तो अगर मैं आपसे कहूं नॉर्मल का इक्वेशन लिखो, तो कुछ इसमें नया बात नहीं कर रहा हूं, एक पॉइंट, उसी पॉइंट से ये भी जा रहा है नॉर्मल भी होकर के, ठीक है, किस पॉइंट से, x1, y1 से, और इसका स्लोप ये है, तो इक्वेशन क्या हो जाएगा, y-y1 = -1/dy/dx। ठीक, और किस पे, उस पॉइंट x1, y1 पे, और x-x1
x माइनस x1। समझ में आया कि नहीं है बताओ? समझ में आया आपके? नॉर्मल का इक्वेशन भी आपको समझ में आ गया होगा, टेंजेंट का भी इक्वेशन समझ में आ गया होगा, टेंजेंट का मतलब भी समझ में आ गया होगा भैया। किसी पॉइंट, भाई किसी भी पॉइंट पे आप निकाल सकते हो। टेंजेंट का मतलब हो गया एक पॉइंट पे टच होके जाने वाली लाइन। और स्लोप की अगर मैं बात किया तो dy बाई dx, ठीक है। अगर मैं स्लोप की बात किया तो dy बाई dx, और उसी पॉइंट पे अगर नॉर्मल की बात करूं तो उसके परपेंडिकुलर होता है तो उसका स्लोप हो जाएगा -1/dy बाई dx। समझ में आया? चलिए, अगर आपके समझ में आ गया तो हम लोग क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, ठीक। क्वेश्चन लगाएंगे और प्रभु के गुण गाएंगे। चलिए, दिल कर है बताए क्यों हम इस दिल करे है बताए क्या वादा रहा सनम। ओह सर गाना भी गाते हैं। चलिए, क्वेश्चन नंबर 1 दिया है। क्वेश्चन नंबर 1 दिया भैया, फाइंड स्लोप ऑफ टेंजेंट एंड नॉर्मल। टी और एन का मतलब टेंजेंट और नॉर्मल। y बराबर रूट में, y बराबर रूट में क्या है, इसको ऐसे लिख सकते हैं, ठीक है। रूट बताइए, रूट का मतलब 1/2 होता है कि नहीं होता है? होता है ना, ठीक। तो उसकी पावर कितना है? 3 है, तो मैंने उसको 3/2 कर दिया। और कहाँ पे निकालना है? एट x बराबर 4, ठीक है। तो मैं इसका क्या करूँगा? dy बाई dx निकालूंगा भाई साहब, ठीक है। 3/2 हो जाएगा। स्लोप निकालना है, स्लोप, ठीक है। 3/2 x की पावर 3/2 माइनस 1, n x की पावर n-1 फार्मूला लग गया। तो 3/2 भैया 1.5 होता है, ये 1.5 में से 1 जाएगा तो आधा, 1/2 हो गया। 3/2 x की वैल्यू क्या बोला था, वो किस पॉइंट पे निकालना था भैया? 4 पे, x बराबर 4, ठीक है। तो यहाँ पे हम क्या रख देंगे? 4, ये रूट है तो 4, और ये रूट बाहर आ गया, 2 आ गया, और ये हो गया आपका 3। समझ में आया? समझ में आया क्या भैया? आया समझ में? ठीक है, ठीक। ये हो गया आपका पहला क्वेश्चन। क्या निकालना था? प्यारा सा स्लोप निकालना था बस, ठीक। दूसरे में बोला हुआ है, दूसरे में भी स्लोप ही निकालना है। बोला है कि y बराबर 2x स्क्वायर, y बराबर 2x स्क्वायर प्लस 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 3 साइन x, ठीक है, ठीक। चलिए देखते हैं। dy बाई dx, ये हो गया आपका 4x, और इसका डिफरेंशिएशन 3 cos x। किस पे बोला है? एट x बराबर 0, ठीक है। तो हम x बराबर 0 रखते हैं जरा, यहाँ पे 0 रखोगे 0 हो जाएगा। यहाँ पे 0 cos 0 कितना होता है? 1, तो ये 3 हो गया, मतलब 3 आ गया इसका भी आंसर। अरे क्या बात है, सबका आंसर 3 ही आ रहा है। सर पहले से सेटिंग करके रखे हो क्या आप? नहीं नहीं, ऐसा कुछ नहीं है, ठीक है। अगला क्वेश्चन बच्चों, इसमें 2 चीज़ें आपकी पूरी क्लियर कट हो जानी चाहिए। बहुत अच्छे तरीके से मैंने आपको एकदम एक एक चीज़ों को एक्सप्लोर करके समझाया है। चलिए क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं। इफ टेंजेंट टू द कर्व y बराबर इतना एट इतना इज पैरेलल टू द लाइन इतना, इतना ताम झाम दे देगा ना कि आप इतना उतना करते रह जाओगे। ध्यान से सुनना, कह रहा है टेंजेंट टू द कर्व इतना, कह रहा है भैया इस पे अगर मैं टेंजेंट की बात करूं किस पॉइंट पे? 1,-6 पे, ठीक है ना। तो कह रहा है कि ये जो इस पॉइंट के ऊपर जो मैं टेंजेंट डालूंगा, ठीक, वो आपका पैरेलल हो रहा है। किसके पैरेलल हो रहा है? इस वाले लाइन के पैरेलल हो रहा है, ठीक। तो आपको एक चीज और पता है, ठीक। सबसे पहला काम तो इसका स्लोप निकाल लो, मतलब dy बाई dx निकाल लो, तो आपको टेंजेंट का स्लोप इस पे पता चल जाएगा, इस पॉइंट पे। तो ये हो गया 3x स्क्वायर प्लस a, और b तो कांस्टेंट 0, ठीक है। तो अगर मैं पॉइंट इसमें पुट करूंगा, कौन सा पॉइंट? 1,-6, तो हो जाएगा आपका 3 × 1 प्लस a, और ये हो गया 3 प्लस a। मतलब इसका स्लोप जो आ गया 3 प्लस a, मतलब इसके जो टेंजेंट का स्लोप होगा वो होगा 3 प्लस a होगा। अब जो दूसरा इंफॉर्मेशन दिया है ना, दूसरा इंफॉर्मेशन दिया है कि x माइनस वाई प्लस 5 बराबर 0 के पैरेलल है इसका टेंजेंट। तो ये बताओ, अगर ये जो टेंजेंट का स्लोप है, ठीक, एक चीज सुनो ध्यान से ध्यान से ध्यान से, कि टेंजेंट जो है और ये जो लाइन है वो पैरेलल है, ठीक। तो क्या इसका स्लोप और उसका स्लोप बराबर होगा? ठीक। तो हम क्या करेंगे, हमारा दूसरा काम ये होगा
कि हम उस लाइन का स्लोप निकाल लें, x माइनस वाई प्लस 5 बराबर 0। ठीक है, तो अगर मैं यहाँ से y बराबर x प्लस 5 के फॉर्म में लिख दूं तो आपको याद होगा y बराबर mx प्लस c वाला तरीका। तो यक्स का जो कोफिशिएंट होगा वही आपका स्लोप हो जाएगा इसका, मतलब y m बराबर 1। तो m बराबर 1 मतलब हो गया कि ये आपका लाइन का स्लोप हो गया और ये आपका टेंजेंट का स्लोप, दोनों क्या होंगे भैया, बराबर होंगे। मतलब 3 + a किसके बराबर होगा, 1 के। तो यहाँ से a बराबर आ जाएगा -2। आया समझ में, आया समझ में। तो अगर a -2 आ गया तो ये बताओ ये पॉइंट इसी कर्व के ऊपर तो है, ठीक। तो पुट कर देना भैया, पुट करने से क्या हो जाएगा, y की जगह 6 तो -6 हो गया बराबर x की जगह 1 प्लस a की वैल्यू -2 आई है इंटू 1 प्लस b, ये हो गया -6 बराबर -2 प्लस b। तो b बराबर आपका निकल के आ जाएगा -4। ठीक, तो b आपका आ गया -4 और a आपका निकल के आ गया क्या, -2। समझ में आया कि नहीं आया, आया समझ में। बहुत ही प्यारा क्वेश्चन था, थोड़ा सा घुमा देता है जानबूझ के आपको। तो थोड़ा सा आप क्लास 11th का अगर स्ट्रेट लाइन रिवाइज किए रहोगे ना तो चीज़ें आपको क्लियर कट समझ में। और रिवाइज क्या करना है, आपको दिमाग में इतनी चीज़ें होनी चाहिए क्या, कि जब पैरेलल होता है तो क्या कंडीशन होते थे और जब परपेंडिकुलर होता था तो क्या कंडीशन होते थे। ठीक है ना, ये सब चीज़ें अगर आपके दिमाग में रहेंगी तो आप बड़े आसानी से कर लोगे क्वेश्चन को। ठीक, अब देखो अगला क्वेश्चन जरा, लास्ट क्वेश्चन। ठीक है, और आज का लास्ट क्वेश्चन। ठीक है, दोनों चीज़ें मैंने आपको बहुत अच्छे तरीके से समझाया है। ठीक, आप पूरा NCERT लगा करके चीज़ों को रिवाइज कर लीजिएगा। ठीक है, जिससे आपका क्या हो जाए, क्लियर हो जाए पूरा कॉन्सेप्ट। ठीक है ना, वरना अगर आप छोड़ दोगे तो चीज़ें क्या हो जाएंगी, गड़बड़ हो जाएंगी, भूल जाएंगे। ठीक है बच्चों, चलिए चलिए लास्ट क्वेश्चन आपका क्या दिया है, क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 दिया है कि स्लोप फाइंड पॉइंट ऑन द कर्व x y प्लस 4 बराबर 0। कह रहा है कि ये कर्व दिया है आपको x y प्लस 4, ठीक है, और उसके बराबर क्या दिया है, 0। x y प्लस 4 बराबर 0। और कह रहा है एट विच द स्लोप ऑफ टेंजेंट इज 45 डिग्री। कह रहा है जिस पॉइंट के ऊपर टेंजेंट का स्लोप 45 डिग्री होगा उस पॉइंट को फाइंड आउट करिए। ठीक है ना, तो हम तो सबसे पहले क्या करेंगे, इसका स्लोप निकालेंगे। तो स्लोप निकालने जब आप जाओगे तो x को छोड़ दो, y का डिफरेंशिएशन dy/dx, और y को छोड़ दो तो x का डिफरेंशिएशन 1 और इसका तो 0 बराबर 0 हो गया। dy/dx बराबर क्या आ जाएगा, -y/x। अब आपको पता है कि अगर 45 डिग्री टेंजेंट का स्लोप है, ठीक, मतलब dy/dx की वैल्यू क्या है, tan 45 मतलब 1। ठीक है, तो -1 ये आ गया। तो y की वैल्यू कितनी आ गई, -x। y क्या आ गया भाई साहब, -x। तो आपको कुछ करना नहीं है, इसी y की वैल्यू को उठा के ना किस में रख देना है। मतलब वो कह रहा है कि जिस पॉइंट के लिए y बराबर -x होगा उसके लिए टेंजेंट का स्लोप कितना है, 45 डिग्री है। तो चलो रख देते हैं, इसी में रख दो, और y की जगह -x रखोगे इंटू x प्लस 4 बराबर 0। तो ये आ जाएगा x² -4 बराबर 0। तो यहाँ से आपकी दो वैल्यू निकल के आ जाएगी, एक -2 और एक +2। ठीक है, तो जब आप x की जगह पे +2 रखोगे तो y कुछ और आएगा भैया। इफ़ x बराबर +2 तो वहाँ +2 रख दो, तो y बराबर आ जा रहा है आपका -2। ठीक, और इफ़ x बराबर -2 रखोगे तो y बराबर 2, मतलब एक पॉइंट आ जाएगा 2, -2 और -2, ये दो पॉइंट आपका निकल के आ गया, जिसके ऊपर अगर मैं स्लोप निकालूंगा किसका, इस कर्व के टेंजेंट का स्लोप निकालूंगा तो वो कितना आएगा, 45 डिग्री। ठीक है बच्चों, समझ में आ गया आपके, देख रहे थे ना आप, कितना प्यारा प्यारा क्वेश्चन था, मजा आ गया लगा करके। ठीक है, तो पूरा वीडियो आप देखिएगा जिससे आपको चीजें समझ में आ जाएंगी। ठीक है बच्चों, बहुत बहुत धन्यवाद आपका, थैंक यू।